चुनाव एक ऐसा शब्द जिसे अगर पर्व की संज्ञा दी जाए तो गलत नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक पर्व की तरह होता है। लेकिन जब बात विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की हो तो ये महापर्व में तब्दील हो जाता है। इस महापर्व के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और चुना जाता है लोकतांत्रिक देश में एक प्रधानमंत्री। जी हां, वही प्रधानमंत्री जो देश का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है, सरकार का नेतृत्व करता होता है और उसका कर्तव्य होता है कि वो देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के माध्यम से ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करे कि देश का भविष्य उज्जवल हो। भारत में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और मतगणना का दौर जारी है। ऐसे में शाम तक या देर रात तक भारत को अपने देश का अगला प्रधानमंत्री मिलेगा। ऐसे में आज इस एपिसोड के माध्यम से हम प्रधानमंत्री के बारे में वो तथ्य लेके आपके सामने आए हैं जो न सिर्फ एक परीक्षार्थी की हैसियत से बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक की हैसियत से भी आपके लिए जानना आवश्यक है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इस नई और स्पेशल वीडियो में स्वागत है आपका। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा जो कि केंद्रित है प्रधानमंत्री के ऊपर। जैसा कि हमारा शीर्षक है प्रधानमंत्री, इसकी शक्तियां, कार्य, सुरक्षा, संवैधानिक प्रावधान। ये सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करते हुए ये चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है जो प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से नहीं चुना जाता है। ये राष्ट्र का एक नाम मात्र के अगर अध्यक्ष की बात करें तो जरूर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अगर पीएम की जब बात होती है, प्रधानमंत्री की बात होती है, तो हम कह सकते हैं कि यह मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रमुख होता है। और हम यही नहीं बल्कि जो शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में पीएम का पद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजनीतिक रूप से जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में चुनावों के बीच, मतगणना के बीच हम आपके लिए वो तथ्य लेके आए हैं प्रधानमंत्री के संदर्भ में, जिसमें एक आम नागरिक की हैसियत से वो सारी जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, ये बात मैंने आपको बताई, लेकिन संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के नाम मात्र की कार्यपालिका होने की वजह से प्रधानमंत्री का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वो मंत्रिमंडल का वास्तविक, हम कहें कि कार्यपालिका का रूप होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री के बारे में वो सारे तथ्य आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका की। क्या होती है प्रधानमंत्री की भूमिका, क्यों इसका पद महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चाहे वो रक्षा का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, शासन व्यवस्था हो, या हम कह सकते हैं कि हमारी सामाजिक नीतियों का निर्माण हो, विदेश नीति हो, राष्ट्र नीति का निर्माण हो, ये सभी की सभी जो कार्यप्रणाली है वो तभी सुसंगत रूप से चल सकती है जब उसमें देश का प्रधानमंत्री अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक से करे। क्योंकि इसमें जो अहम भूमिका है, जो मुख्य भूमिका है, वो देश के प्रधानमंत्री की है। तो भूमिका की अगर बात करें तो देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, वो भारत की विदेश नीति हो, राष्ट्र की नीति का निर्माण हो, सबका निर्धारक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और इन सभी चीजों में इसकी भूमिका होने की वजह से ये प्रधानमंत्री के रूप में जो चेहरे, देश की राजनीतिक सर्वोच्च शक्ति के रूप में ये चेहरे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी वजह से ये चुनाव भी एक महापर्व के रूप में, लोगों के बीच एक उत्सुकता के रूप में आज के दिन को देखा जा रहा है कि अगला वो चेहरा कौन होगा जो देश की इन भूमिकाओं का निर्वहन करेगा। अब बात होती है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रमुखों की नियुक्ति, मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो चुनाव होता है, उनके कार्यों का जो विभाजन होता है, ये सभी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। इस वजह से इनके महत्व का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75(1) है उसकी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची जो होती है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में कुछ ऐसे कर्तव्य दिए गए हैं जिन कर्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अर्थात तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रोविजन जो है, उस अनुसूची के माध्यम से जो शपथ है वो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जी
जो भी बनेंगे देश के, वो इन शपथ को लेते हैं, जो कि पद की भी शपथ होती है और गोपनीयता की भी शपथ होती है, क्योंकि देश की जो नीति होगी, देश का जो भविष्य होगा, वो इन सारी चीजों के को काफी गोपनीय रखा जाता है, इसलिए गोपनीयता की भी शपथ दिलाई जाती है। अब देखिए, पद ग्रहण करने के लिए जो शपथ होती है वो क्या होती है। जो शपथ कुछ ही दिन बाद भारत के जो नए प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो ये शपथ लेंगे। पद ग्रहण करने में एक शपथ होगी, मैं जो भी नाम होगा, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि शपथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी को एक प्रतिबिंब उसका दिखाई देता है हमको। दूसरी शपथ जो होती है वो गोपनीयता के लिए शपथ होती है, क्योंकि भारत की नीतियों को गोपनीय रखना राष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। ये गोपनीयता की शपथ क्या है? मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये शपथ ली जाती है, और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो कि इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। इस प्रकार की शपथ उन्होंने ली। अब सवाल उठता है, प्रधानमंत्री जो इतना महत्वपूर्ण पद होता है, देश का राजनीतिक प्रमुख होता है, उसकी सुरक्षा कैसी होती है? उसकी सुरक्षा को लेके आपके अंदर अक्सर एक उत्सुकता बनी रहती है। तो देखिए, भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ का जो राजनीतिक प्रमुख है उसकी सुरक्षा भी बहुत चाक चौबंद होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आप देखेंगे हर तरफ जो है वो विशेष सुरक्षा दल एसपीजी के जवान तैनात रहते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और उनकी 24 घंटे की सुरक्षा होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी विशेष समय के बाद वो सुरक्षा हटा दी जाती है। 24 घंटे चाक चौबंद रहते हुए हमारे देश के जो ये प्रहरी हैं, ये सुरक्षा कर्मी हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं। और पीएम की सुरक्षा में विभिन्न घेरे होते हैं, कई लेयर्स होती हैं, और इसमें 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात होते हैं। आप समझ सकते हैं इस पद की महत्ता को, जहां पे हजारों लोग एक व्यक्ति को, वस्तुतः वो व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, उस संस्था है, देश की गरिमा है, हमारी राजनीतिक शक्ति और प्रभुता का वो प्रतीक है, उसकी रक्षा करते हैं। एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में मार गिरा सकते हैं, अगर उनको ऐसा अंदेशा होता है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पद के ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा है। एसपीजी में तकरीबन 3000 जवान होते हैं, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिजनों की भी सुरक्षा की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी राष्ट्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। परिजनों की सुरक्षा के अलावा आप देखेंगे कि अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है उसी की तर्ज पे इनकी ट्रेनिंग होती है, अर्थात इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, काफी ट्रेंड ये सैनिक होते हैं। और एसपीजी के ये जवान FNF 2000 असाल्ट राइफल जो ऑटोमेटिक गन होती है और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। कहने का मतलब कि इनके पास हर वो सुविधा होती है जिसकी वजह से, जिसके माध्यम से ये हमारे देश के उस सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति की सुरक्षा करते हैं। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि ये लोग एक प्रकार का गॉगल लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। तो वो चश्मा सामान्य चश्मा नहीं होता है, वो एक प्रकार का टेक्निकली मॉडिफाइड चश्मा होता है। वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है। कम्युनिकेशन के लिए ईयर प्लग लगा होता है सूट के भीतर। आप देखते हैं अक्सर ये सूट पहने होते हैं, तो सूट के भीतर एक बुलेट प्रूफ ऐसा वस्त्र होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, जिससे कि इनकी भी सुरक्षा हो, तभी ये बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। हाथ में आपको ये जो औजार दिखाई दे रहा है, जो हथियार दिखाई दे रहा है, ये FN P90 बेल्जियम में बनी है सब मशीन गन होती है। कॉम्बैट शूज होते हैं, जूते भी स्पेशल हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये असाल्ट राइफल है, साथ में FN57 बेल्जियम में बनी हैंड गन है, बुलेट प्रूफ नी पैड है, ये घुटनों के ऊपर भी जो पैड दिखाई दे रहा है ये भी बुलेट प्रूफ है, एल्बो पैड है, हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, और तमाम ऐसे अत्याधुनिक यंत्र होते हैं जो कि इस सुरक्षा को अभेद्य बना सकें, सुरक्षा को बेहतर बना सकें। अब देखें, पीएम के काफिले में आप देखेंगे तो कई जो पीएम की कार होती है, उस कार के साथ और भी बहुत सारे वाहन होते हैं। उसके पीछे भी कारण होता है, पीएम की जैसी कार होती है उसी के समान 2 अन्य डमी कारें भी होती हैं, ताकि अगर कोई हमारे देश की के इस महत्वपूर्ण पद पर अगर हमला करना चाहता है
तो वो इन डमी कारों से कंफ्यूज हो, तो 2 डमी कारें भी चलती हैं और वो काफी आगे पीछे होती रहती हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके उस सुरक्षा के लिहाज से। साथ ही जैमर भी लगा होता है ताकि किसी प्रकार का ऐसा नेटवर्क उस एरिया में, विशेष एरिया में काम ना कर सके, रिमोट से हम कोई ऐसी अराजक गतिविधि वहां पर ना कर सकें। जिसके ऊपर बहुत से एंटीना लगे होते हैं, आप जैमर के बारे में जानते होंगे। काफिले में चल रही जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो एनएसजी के निशानेबाज कमांडो उसमें तैनात रहते हैं और जब भी प्रधानमंत्री का दौरा कहीं होना होता है तो उससे 5-7 घंटे पहले तकरीबन उसका रूट तय कर दिया जाता है कि इस रूट से प्रधानमंत्री की आवाजाही होनी है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ वैकल्पिक मार्ग भी उसमें तय किए जाते हैं जिन पर पहले से ही रिहर्सल होता है और रास्ते में, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना होता है, उस रास्ते पर 4 से 5 घंटे पहले ही हर तरफ लगभग 50 से 100 मीटर का जो दायरा होता है उस दूरी पर पुलिस वाले तैनात कर दिए जाते हैं और पीएम के काफिले के गुजरने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले उस रूट पर आम आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया जाता है और जो लोकल पुलिस होती है वो भी सड़क के दोनों तरफ मुस्तैद कर दी जाती है। तो ये सुरक्षा के लिए कुछ प्रोविजन किए जाते हैं जो कि इस बात का द्योतक होते हैं कि यह पद कितना प्रमुख होता है। अब कितनी दमदार होती है प्रधानमंत्री की कार, तो दरअसल इस कार को आप देख सकते हैं। इस कार की भी खासियत होती है जो कोई सामान्य कार नहीं होती है। पीएम के ऊपर किसी भी प्रकार का गोली बारूद से हमला हो, किसी भी प्रकार का रासायनिक हमला हो, ऐसी दशा में ये कार जो है काफी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप देखें पीएम जो है वो रेंज रोवर सेंटिनल, इस कार का नाम है, इसी कार से चलते हैं। हालांकि इस काफिले में इसी तरह की सिमिलर कारें जो आपको मैंने बताया डमी कारें वो भी होती हैं और इसके अलावा भी वाहन इसमें सम्मिलित होते हैं। इसकी टॉप स्पीड की अगर बात करें तो 193 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह कार चल सकती है। साथ ही ये किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में, चाहे पानी हो, वो कीचड़ हो, पत्थर हो, उसके बीच में चल सकती है और किसी भी प्रकार का केमिकल हमला हो, उसको गैस से हमला हो, गोला बारूद हो, उसको ये बेअसर कर सकती है। तो आप देखें इस कार की भी अपनी महत्ता है। ये उस पद की सुरक्षा के लिहाज से तैनात की गई है। इसमें जितना बम गोलियों से सुरक्षित है उतना ही किसी भी प्रकार के रासायनिक हमले से भी ये सुरक्षित है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपने मूवियों में देखा होगा कि कई ऐसी कार होती है जो कि वो जो विलन होता है उसके हमले से जब वो क्षतिग्रस्त होती है वो कार ऑटोमेटिकली अपने आप को फिट कर लेती है। तो कुछ इसी प्रकार की इस कार में भी आपको चीजें दिखाई देंगी। रन फ्लैट टायर होता है, साथ ही सेल्फ हीलिंग फ्यूल टैंक होता है, अर्थात अगर फ्यूल टैंक पर हमला किया जाए तो सेल्फ हीलिंग होता है, वो खुद उसके छेद को भर लेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको फिट किया गया है। गोली लगने पर खुद से ठीक होकर काम करने के साथ ही साथ इसी के अंदर, कार के अंदर का ही जो वातावरण है वो इंटरनल ऑक्सीजन की सप्लाई भी करता है। ये भी इस कार को विशेष बनाता है और इस कार के फ्यूल टैंक को अगर पंचर करने की कोशिश भी की जाती है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। और इसकी अगर कीमत की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। तो इस कार की कीमत ही इसकी विशेषताओं की तरफ इशारा कर रही है, इस बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर देश के इतने बड़े, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का ये राजनीतिक प्रमुख है तो ये कीमत हमको लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा के लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते की अगर बात करें तो सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ता दिया जाता है जो कि एक संसद सदस्य को मिलना चाहिए, लेकिन कुछ अन्य इसमें सुविधाएं भी मिलती हैं। अब इसके अलावा आप देखें जैसे व्यय विषयक भत्ता, अर्थात उनको भत्ते दिए जाते हैं, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य भत्ता, अन्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होती हैं। लेकिन मूल रूप से अगर वेतन की बात करें तो 50,000 रुपए प्रति माह इनको मूल रूप से वेतन दिया जाता है और साथ ही 3,000 रुपए का मासिक व्यय भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, प्रधानमंत्री को 2,000 की दैनिक दर से, अर्थात रोज 2,000 की दर से लगभग 62,000 रुपए जो होते हैं प्रति माह का ये दैनिक भत्ता बनता है और 45,000 रुपए का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है। और इन सभी भत्तों और राशियों को मिलाकर अगर प्रधानमंत्री की मासिक आय की कुल राशि की आप अगर बात करेंगे तो लगभग 1,60,000 प्रति माह और लगभग 20 लाख प्रति वर्ष का इनका खर्च होता है। अब आपको प्रधानमंत्री के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद एक निश्चित राशि में पेंशन भी मिलती है, तो ये व्यवस्था की गई है इनके पेंशन और भत्ते से संबंधित। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान जो विशेष रूप से आपकी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं और एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी आपको जानना चाहिए। बात अनुच्छेद 74 की अगर हम करें, 74 आर्टिकल 74, तो राष्ट्रपति की सहायता और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रोविजन करता है। वहीं अनुच्छेद 75(1) की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 77 की बात करें
तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उस व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। अनुच्छेद 78 की बात करें तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की तरफ इंगित करता है। अनुच्छेद 88 की बात करें अगर, सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों की तरफ इंगित करता है, अर्थात प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य नामित किया जा सकता है कि कार्यवाही में बोलने, भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान थे। अब प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों की अगर बात की जाए, क्या कार्य होते हैं, क्या शक्तियां होती हैं, तो इसकी तरफ अगर आप ध्यान दें तो प्रधानमंत्री, आपको पता है कि राजनीतिक दल का नेता होता है और संसद के बहुमत दल का नेता होता है, और उसी के माध्यम से मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इसके बाद वो मंत्रियों के बीच में प्रधानमंत्री ही कार्यों का बंटवारा करेगा कि अमुक अमुक विभाग आपको देखने हैं, अमुक विभाग के प्रमुख आप होंगे, और इस प्रकार से पूरी मंत्रिपरिषद के माध्यम से कार्यों का बंटवारा होने के बाद पूर्ण स्वतंत्रता से इस कार्य को वो करेंगे और किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बीच में कह सकते हैं। अर्थात ये उनकी शक्ति होती है कि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए भी कह सकता है। कार्यों का आवंटन भी इनके द्वारा होगा और इस्तीफा देने की बात भी ये कह सकते हैं। उनके चाहने पर कोई भी मंत्री त्यागपत्र ना दे तो वो मंत्रिपरिषद को ही भंग कर सकते हैं। इस लिहाज से ये काफी शक्तिशाली होते हैं। मंत्रिपरिषद का हम कह सकते हैं कि नए मंत्रिपरिषद का फिर से वो गठन कर सकते हैं। वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं और मंत्रिपरिषद के कार्य, निर्णय, नीति निर्धारण जो भी होगा उसमें इनका पूरा दखल होगा। एक तरह से हम कहें कि जो भी ये नीतियां बनेंगी वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही बनेंगी। जो भी इस तरह के नियम बनेंगे, जिस भी चीज का निर्धारण होगा, वो प्रधानमंत्री की सहमति, उनकी इच्छा, उनके दखल से ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त और उनके बीच मतभेद यदि कोई हो तो उन्हें सुलझाने का भी उसको अधिकार होता है। कुल मिला के हम कहें तो इन सारी चीजों में एक बात जो निकल के आती है वो इस राजनीतिक दल का मुखिया होता है, और मुखिया होने के नाते जो भी नीति निर्धारण होगी, जो मतभेद होंगे, वो हर कंडीशन में उसका अगुआ बन के काम करेगा। प्रशासन में उच्च और सर्वोच्च जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। कौन कौन से अधिकारी होंगे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा ही करेंगे। अर्थात इसमें प्रधानमंत्री का परामर्श महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना यह नहीं होती है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो राज्यपाल में प्रधानमंत्री की परामर्श की अवश्यंभाविता होती है, अर्थात प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि अन्य पद भी होते हैं। इसके अलावा आप देखें, चाहे वो नीति आयोग हो, राष्ट्रीय विकास परिषद हो, राष्ट्रीय एकता परिषद हो, अंतर्राज्यीय परिषद हो, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो, इन सभी का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है, जो इसके महत्व की तरफ इशारा करता है। अनुच्छेद 74 जैसा कि कहता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के मुखिया भी प्रधानमंत्री होते हैं, शुरू में ही आपको बताया गया, और उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर अपनी सहमति देते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो भारत के संविधान में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका का दर्जा प्राप्त है। अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के पास भारत सरकार के पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं वो सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, अर्थात ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अर्थात इसका मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति अगर चाहें तो उन्हें हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कई बार परीक्षाओं में भी ये पूछा जा चुका है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां भी होती हैं, 3 कैटेगरियां होती हैं। कौन कौन कैटेगरी? तो एक कैबिनेट मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा और उप मंत्री भी होते हैं। इन सभी मंत्रियों में जो शीर्ष स्थान दिया गया है वो दिया गया है प्रधानमंत्री को, अर्थात कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, इनमें सबसे ऊपर जो स्थान दिया गया है वो प्रधानमंत्री को दिया गया है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के बाद जिस मंत्री का स्थान होता है वो कैबिनेट मंत्री का होता है। सरकार के महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होंगे वो इनके पास होते हैं। वो कौन से मंत्रालय हो सकते हैं? तो गृह मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, वित्त, विदेश, ये जो मामले होते हैं, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं वो मामले कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं।
और कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, नीति निर्धारण का काम करते हैं, वो लोग करते हैं। इसके अलावा जो राज्य मंत्री होते हैं, इन्हें या तो मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों के साथ इनको संबद्ध किया जा सकता है। ये दोनों ही तरह से काम कर सकते हैं। उपमंत्री क्या होते हैं? तो ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होंगे। अब प्रधानमंत्री किन मंत्रालयों का रखते हैं प्रभार अपने पास, इस बात को भी जानना आवश्यक होता है। कई बार आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पास कई मंत्रालयों का प्रभार होता है। तो देखिए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रमुख ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है, उसके प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ये विभाग अपने पास ही रखते हैं। अंतरिक्ष विभाग भी ऐसा विभाग है जो अमूमन प्रधानमंत्री के पास होता है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे जो भी होंगे वो प्रधानमंत्री के पास होंगे। और अन्य ऐसे जो भी विभाग जो किसी मंत्री को किसी कारण से आवंटित नहीं किए जा सकते हैं, तो वो सारे के सारे विभाग जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। तो ये कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे होते हैं प्रधानमंत्री पद मुक्त? किन किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, अपने पद को उनको छोड़ना पड़ सकता है? तो देखिए, एक तो कारण होता है जो ईश्वर न करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो वो पद रिक्त होता है, कारण वो पद खाली होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे देते हैं तो वो रिक्त होगा। तीसरा, अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ पारित हो गया तो भी प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो भी उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिसमें प्रधानमंत्री को अपना पद त्यागना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री के संबंध में ये कुछ नई जानकारियां थी। उम्मीद है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने देश की गरिमा, अपने देश के नागरिकों के कल्याणार्थ करेगा। और उम्मीद है कि यह एपिसोड आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।